स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, खमागणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कभी कभी ना मेरे पास जो स्टोरीज आती है उनको पढ़कर ना मैं खुद दंग रह जाता हूं कि क्या दुनिया में ऐसी चीजें भी पॉसिबल है। हम इंसानों को तो ये लगता है कि सिर्फ इस धरती पर हम ही वास करते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारे साथ ही यहाँ पर रहती है अलग अलग तरह की एंटिटीज, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल शांत है और वो छुपी हुई रहती है, एक राज की तरह दबी हुई रहती है। लेकिन कुछ एंटिटीज ऐसी होती है जो सिर्फ मौका देखती है किसी भी इंसान से इंटरेक्ट करने का और उसे अपना शिकार बनाने का। जी, आज की इस कहानी में आपको बताने वाला एक ऐसी एंटिटी के बारे में जिसने पूरे गांव को हिला के रख दिया और ये बनी उस गांव की कई मौतों का कारण। ये कहानी मेरे साथ शेयर की अतुल ने और ये उनके खुद के साथ हुआ इंसिडेंट है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आप चैनल पे पुराने भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे स्टैट्स ये कह रहे हैं कि आप लोगों को स्टोरीज पसंद आ रही है, बहुत मजा आ रहा है आपको स्टोरीज देखने के अंदर, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम एल्गोरिदम में ऊपर नहीं आ पाएंगे और हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम आप लोगों के लिए और अमेजिंग स्टोरीज और बहुत सारा नया नया कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ साथ अगर आपके पास भी ऐसे कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमसे हमारी दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे अपनी स्टोरीज को वॉइस नोट फॉर्म में या फिर रिटर्न फॉर्म के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो अतुल बिहार के कटिहार जिले के पास में एक गांव का रहने वाला बच्चा था। 13 साल की उम्र में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक जिंदगी भर भुला नहीं पाया है। अतुल अपनी पढ़ाई के लिए अपने नानी के घर पे रहता था। उसकी नानी का घर भी कटिहार जिले में ही था, लेकिन उनका घर शहर के थोड़ा क्लोज था, जबकि इनका जो खुद का गांव था वो थोड़ा दूर था। इनके फादर की जो जॉब थी उसमें लगातार उनको अलग अलग शहरों में मूव करते रहना होता था। हर 3-4 महीने में उनका ट्रांसफर हो जाता था और बार बार स्कूल बदलने की वजह से अतुल की पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए वो लोगों ने क्या किया कि अतुल को उसकी नानी के घर पे रखा। इसकी मदर और फादर, क्योंकि इसकी मदर उसके फादर का भी ध्यान रखना होता था, वो लोग मूव करते रहते थे। हर 3-4 महीने में उनकी जगह चेंज होती थी। अपने बेटे से मिलने के लिए वो यहाँ पे आया करते थे और अतुल अपनी पढ़ाई अपनी नानी के घर पे रहकर कर रहा था। इसके नानी के घर में इसकी नानी थी, इसके मामा थे जिनका नाम आलोक था, उनकी बीवी जिसका नाम था सुशीला, और इसकी 2 कजिन सिस्टर थी, इनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। अतुल के मामा के अपना कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो अतुल को ही अपना बेटा समझते थे और उसके मामा, उसकी मामी, वो सब उसको अपने बेटे की तरह रखा करते थे। अतुल दिखने में भी बहुत सुंदर था और उसे सभी लोग बहुत प्यार करते थे, चाहे वो उसकी नानी हो, चाहे वो उसके मामा हो, उसकी कजिन सिस्टर्स हो या फिर उसकी मामी हो। लेकिन अतुल के साथ आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कभी अतुल ने सपने में भी नहीं की होगी। सर्दियों के समय की बात है। एक दिन ये सभी लोग घर में सारे सदस्य बैठे हुए थे, अतुल, उसके मामा मामी, नानी और दोनों उसकी बहनें, और ये सब लोग अलाव पे हाथ सेक रहे थे। चलते चलते बात चली तो सुशीला मामी बोलती है कि अतुल, कल तुम मेरे साथ मेरे मायके चलोगे, क्योंकि मुझे वहां पे कुछ काम है, वहां पे तुम मेरे साथ चलोगे, 2-3 दिन हम लोग रुक कर वहां से आ जाएंगे। तो जैसे ही वहां जाने के बाद तो इसकी जो दोनों बहनें थी रिद्धि सिद्धि, वो भी बहुत एक्साइटेड हो गई कि हम भी नानी के घर चलेंगे। तो सुशीला मामी बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, अगर तुम दोनों भी चले गए तो यहाँ पे दादी का ख्याल कौन रखेगा? मैं और अतुल भैया दोनों जाकर आ जाएंगे, जब हम लोग वापस आ जाएं तो फिर तुम नानी के घर पे चले जाना। एक्चुअली अतुल पहले भी इन लोगों के साथ सुशीला मामी के मायके गया हुआ है। सुशीला मामी की मम्मी को, जिनका नाम उषा था, उन्हें वो नानी ही बोला करता था और वहां पर भी पहुंचने के बाद अतुल को बहुत प्यार मिलता था। वो लोग भी उसको अपने असली नातिन की तरह ही प्यार करते थे, जैसे वो बाकी अपनी दोनों नातिनों को प्यार किया करते थे। तो सुशीला मामी की बात सुनकर अतुल भी बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा कि ठीक है मामी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। अगले दिन अतुल अपनी मामी के साथ उनके मायके पहुंचता है। सुशीला मामी के मायके में उनकी माँ और उनकी भाभी रहा करती थी। उनके फादर और उनके भैया दोनों शहर में काम करते थे, शहर में उनकी मतलब बिजनेस था, उसको संभालते थे और कभी कभी 15-20 दिनों के अंदर एक बार वो गांव में आया करते थे। तो अतुल की जो मामी थी, उनका घर बहुत ही बड़ा था, क्योंकि गांव के अंदर पुराने जमाने का घर बना हुआ था, तो आगे भी बहुत जगह थी और पीछे भी बहुत जगह थी।
तो आगे पूरा बरामदा था, उसके बाद इनका घर था, घर के अंदर कमरे बने हुए थे। उन्हीं कमरों के बाद एक छोटी सी किचन इन्होंने बना रखी थी और किचन के जस्ट बाद एक किवाड़ लगा हुआ था लकड़ी का। ध्यान दें, यहाँ पर गेट नहीं है, ये एक किवाड़ है। किवाड़ में क्या होता है, लकड़ी के फंटे फंसे हुए होते हैं, 4 फंटे ऐसे, 2-3 फंटे ऐसे, और उनका छोटा छोटा गैप होता है जिससे आप आसानी से अगर आंख लगा के देखो तो बाहर क्या चल रहा है आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। इस घर के पीछे की साइड भी खाली जगह थी और उस खाली जगह में एक छोटा सा कुआं बना हुआ था। तो अतुल जब वहां पहुंचा तो सभी लोगों से मिला, उसकी बहुत खातिरदारी भी हुई। अभी 1-2 दिन ही उसको गुजरे थे, तो अतुल दिन भर वहां पर खेलता था। सर्दियों का समय था, आप समझते हैं गांव के अंदर बहुत जल्दी लोग सो जाते हैं, तो जल्दी से खाना वाना खिला पिलाकर उसको सुला दिया जाता था। तो ऐसी एक रात की बात है, अतुल सोया हुआ था, तभी उसकी आंख खुलती है। उसे समय का पता नहीं था कि क्या टाइम हो रहा है, लेकिन आंख खुलने के बाद उसको नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर अपनी पलंग पे करवटें बदलता रहा, लेकिन जब उसे नींद नहीं आई तो उसने सोचा कि थोड़ी देर टहल लेता हूं तो शायद उसको नींद आ जाएगी। रात का टाइम था, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वो जो झींगुर विंगुर बोलते हैं उनकी आवाजें साफ साफ उसे सुनाई दे रही थी और बिल्कुल खूब अंधेरा था। जैसे तैसे करके वो रूम के गेट पर पहुंचा। अच्छा, अतुल के साथ उसकी नानी, मतलब जो उसकी मामी की मम्मी थी, उनको भी वो नानी बोलता था, जिन्हें हम उषा नानी बोलेंगे यहाँ से। तो उषा नानी वहीं पर उसके पास में एक पलंग पे सोती थी रोजाना ही। तो जैसे उसने गेट खोला तो कमरे के बाहर एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था और उसकी रोशनी जब अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी नानी पलंग पर नहीं है। उसे लगा कि नानी कहाँ गई। उसे लगा हो सकता है कि वो पानी पीने या वॉशरूम में गई हो, तो मैं भी चलता हूँ, मैं भी वहीं से पानी पी के आ जाऊंगा। तो वो बरामदे में निकलता है और बरामदे में निकलकर वो किचन पर पहुंचता है। अब पानी के लिए इन्होंने क्या कर रखा था, एक बाल्टी रखी हुई थी जिसमें रात को किसी को पानी पीना हो तो उसमें से वो पानी पी लेते थे। तो किचन में भी लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। वो जैसे तैसे पहुंचता है पानी की बाल्टी के पास और लोटा ढूंढना शुरू करता है। उसे लोटा नहीं मिलता है, फिर उसे लोटा मिलता है और पानी की बाल्टी में जैसे वो लोटा डालता है, टन से बाल्टी की आवाज आती है। मतलब बाल्टी में पानी नहीं था, बाल्टी खाली थी। उसे लगा कि अब रात के टाइम पर किसी को क्या ही जगाऊं पानी के लिए। वो उसको रखकर लोटे को वापस और घूमने वाला होता है, तभी उसे दिखता है कि वो जो किवाड़ था लकड़ी का, उसके पीछे से एक अलग सी रोशनी सी आ रही है, जैसे किसी ने अलाव जला रखा। उसे लगा शायद नानी उस तरफ बैठी होगी। वो किवाड़ के पास है, किवाड़ के अंदर झांकता है। अब जैसे ही वो झांकता है उसे लगता है कि कोई अजीब सी आकृति उस तरफ से उसको झांक रही है। उसको देखते ही पीछे होता है, लड़खड़ा कर गिरने वाला होता है कि तभी उसे आकर उसकी नानी संभाल लेती है और उससे पूछती है, अरे अतुल बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उन्हें देखकर वो उनसे लिपट जाता है और रोने लगता है, बोलता है कि वहां पर कोई है। उसकी नानी उसे बड़े प्यार से शांत करवाती है और उसे विश्वास दिलाने के लिए कि कुछ भी नहीं है, वो उस गेट को खोलती है और उसे दिखाती है कि देख कुछ भी तो नहीं है, कहाँ है आग। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और वही रात को सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। अतुल को भी लगा कि शायद ये उसका वहम था। उसके बाद उसकी नानी उसे अपने साथ ले जाती है, उसे सुलाती है और उसी के बगल में वो भी लेट जाती है। 1-2 दिन सब कुछ ठीक रहा और फिर आई अगली रात। वो रात जिसमें अतुल ने कुछ ऐसा देखा जिसने उस 13 साल के बच्चे की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। उसने वो मंजर देखा जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उस दिन की तरह अतुल को आज भी नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर करवटें बदल रहा था, तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती, कुछ इस तरह से। वही गुर्राने की आवाज सुनकर वो एकदम से उठता है और अपने बेड पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि आखिर गुर्राने की आवाज कहाँ से आ रही है, और उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। उसे गुर्राने की आवाज अब भी आ रही थी और वो अपने नानी के बेड की तरफ देखता तो चौंक जाता है कि नानी अपने बेड पर सोई हुई नहीं थी। उसे लगता है कि हो सकता है नानी फ्रेश होने या फिर वॉशरूम लिए या पानी पीने के लिए बाहर गई हो। उसे डर लगा कि कुत्ता वगैरह नानी को काट ना ले, तो वो भी अपने कमरे से बाहर निकलता है और निकलते निकलते वो एक झाड़ू उठा लेता है कि अगर कोई कुत्ता वगैरह हुआ तो उसको डराकर वो झाड़ू से भगा पाएगा। उसे ये भी लगा कि कहीं वो अकेला ना पड़ जाए, मामी को भी साथ में ले लेता हूँ। तो अगले कमरे में गया और खिड़की से अंदर झांका तो उसने देखा कि मामी भी अपने पलंग पर नहीं थी। मामी और नानी दोनों ही अपने बेड से गायब थे। उसने सोचा कि कहीं मामी और नानी दोनों ही फ्रेश होने तो नहीं गई है, क्योंकि घर में वॉशरूम नहीं था और फ्रेश होने के लिए उन्हें बाहर ही जाना पड़ता था। और उसे लगा कि कहीं उन दोनों के ऊपर ही वो जानवर हमला ना कर दे, क्योंकि रुक रुक कर उसको बार बार उस कोई जो भी चीज थी उसको गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और वो उस चूल्हे वाले सेक्शन में पहुंचता है, मतलब रूम से क्रॉस करके। तो उसकी नजर पड़ती है आज भी उस किवाड़ के पीछे से
वैसी ही रोशनी आ रही थी जैसे उस तरफ कोई अलाव जलाकर बैठा हो। वो बिल्कुल दबे पांव उस किवाड़ के पास जाता है और उसकी दरार में से उस तरफ देखता है, लेकिन इस बार जो वो देखता है उसे देखकर उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ जाता है। भरी सर्दी के अंदर उसको पसीना आना शुरू हो जाता है। वो देखता है कि वहां पर एक हवन जल रहा है और हवन के दोनों तरफ उसकी मामी और उसकी नानी अर्धनग्न अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं और पागलों की तरह से हिलते हिलते कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं। उसकी नजर सबसे पहले उसकी नानी पर पड़ती है, उषा नानी के ऊपर। वो देखने में बिल्कुल एक डायन की तरह लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसके चेहरे पे इतनी मोटी काली बिंदी थी और उसने कुछ ऐसा सिंदूर सा पूरे मुंह के ऊपर लगा रखा था और वो लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी। उसके बाद उसकी नजर अपनी मामी के ऊपर पड़ती है तो उनके बाल भी पूरी तरह से खुले हुए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो ध्यान के अंदर थी और ऐसे हिले जा रही थी और साथ साथ कुछ ना कुछ मंत्र बोले जा रही थी। उन दोनों को देखकर उसको बुरी तरह डर लग रहा था। तभी उसकी नजर उसकी मामी के पास में खड़े एक जानवर के ऊपर पड़ती है। वो जानवर नहीं था, वो कोई एक अलग सी ही चीज थी। वो दिखने में जानवर जैसा था लेकिन उसका चेहरा इंसान के जैसा था। मतलब वो आधा मनुष्य और आधा जानवर था। उसके पूरे शरीर के ऊपर काले काले बाल थे, लेकिन उसकी जो नाक थी वो एक इंसान की तरह थी, लेकिन वो बहुत लंबी नाक थी। वो जब गुर्रा रहा था तो गुर्राने के बाद उसी जानवर से आ रही थी और उस टाइम उसके बड़े बड़े दांत अतुल को दिखाई दे रहे थे। उसका शरीर बिल्कुल एक भालू की तरह था और लगातार ऐसे करके कुछ खाया जा रहा था, जैसे किसी जानवर के पड़े हुए मांस को वो खींच खींच कर खा रहा हो। वो कुछ और सोच पाता तभी उसकी नजर उसकी नानी के पास में लेटे हुए एक बच्चे के ऊपर पड़ती है। एक बच्चा वहां पर लेटा हुआ था जिसके पूरे शरीर के ऊपर उन्हें राख लगाई हुई थी, उसके माथे के ऊपर सिंदूर लगा हुआ था और उसको एक माला पहनाई हुई थी और वो बच्चा बेहोश पड़ा हुआ था। वो कुछ समझ पाता तभी उसकी मामी वहां से उठती है और एक गंडासा अपने हाथ में लेती है, उसके ऊपर सिंदूर लगाती है, उस बच्चे के पास जाती है और एक बार में उस बच्चे का सर धड़ सा लग कर देती है। सब देखते हैं, अतुल के मुंह से चीख निकल आती है, अपने मुंह को भी बंद कर लेता है और उसी टाइम पर उसका टॉयलेट अपनी पैंट में निकल जाता है। पूरा शरीर धड़ कांप रहा था। उसने क्या देख लिया तो भागता है वहां से दबे पांव और सीधा जाकर अपनी रजाई के अंदर जाकर सो जाता है। वो रजाई में अपना मुंह डालकर पड़ा रहता है और बस पूरी तरह से कांपता रहता है। उसे लग रहा है कहीं उसे कोई देख ना ले। वो इंतजार करता है कि उसकी मामी और नानी आएंगे। उसके करीबन 1-1.5 घंटे के बाद उसकी नानी उसको कमरे के अंदर किसी के आने की आहार सुनाई देती है। वो बुरी तरह घबराता है और आंख बंद करके लेट जाता है। उसे पता नहीं कब नींद आती है। सुबह जब उठता है तो उसे बहुत तेज बुखार था। उसे इतने तेज बुखार था कि वो अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहा था और बस मम्मी 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 रो रहा था। उसकी हालत देखकर उसकी मामी और नानी उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। वहां डॉक्टर उसको इंजेक्शन वगैरह लगाता है और उसको आराम करने को बोलते हैं। करीबन 1 घंटे के बाद जब उसका फीवर थोड़ा डाउन होता है तो उसकी आंख खुलती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने वही उषा नानी बैठी हुई थी और उसको देखकर मुस्कुराती है। उनको देखते ही वो घबरा जाता है और वो मुस्कुराती कुछ इस तरह से कि अतुल को लगता है कि शायद उन दोनों को ये पता है कि वो रात को जो कर रहे थे वो करते हुए अतुल ने उनको देख लिया है। उसके पास आते से प्यार से सहलाती है और पूछती, बेटा क्या हुआ, इतना तेज बुखार क्यों आ गया? थोड़ी देर उनसे बातचीत करने के बाद अतुल ये समझ जाता है कि उसकी नानी और मामी ने अतुल को नहीं देखा है। वो बस रोने लग जाता है और बोलता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे को बहुत तेज बुखार आ रहा है। मतलब वो एक्टिंग करना शुरू करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है, पता नहीं क्यों उसको फीवर आ गया है। अच्छा, उसके फीवर की बात इसके मामा और नानी को बता दिया गया था तो ये लोग डॉक्टर से बात करके उसको घर लेकर जाते हैं और जब तक ये लोग घर पहुंचते हैं तब तक उसके आलोक मामा और उसकी रियल नानी वहां पर पहुंच चुके थे। अपनी नानी को देखते हुए भागकर अपनी नानी से लिपट जाता है और रोते अपनी नानी से बोलता है, नानी मेरे को घर ले चलो, मेरे को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को घर ले चलो। अतुल की हालत देखकर उसकी नानी थोड़ा संकोच में आ जाती, थोड़ा शक में आती कि ऐसा क्या हो गया। उन्हें लग रहा था कि कहीं इसने कोई डरावनी चीज तो देख ली, कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया है। वही सब सोचकर अतुल को समझा रही थी कि तभी पूरे गांव में हल्ला मच गया कि गांव से एक बच्चा गायब हो गया, बच्चा गायब हुआ है। 2-3 लोग भागते हुए इनके घर की तरफ आए और आकर बोलते गांव से बच्चा गायब हो गया है। उसके बाद सुनते ही वो जो उषा नानी थी वो उसकी सुशीला मामी की तरफ देखकर बोलती, क्या गांव से फिर से बच्चा गायब हो गया है? पता नहीं कौन घुसा है इस गांव के अंदर कि लगातार गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। उन दोनों को देखकर अतुल घबरा गया और वो अपनी नानी को उसने और कस के पकड़ लिया। यहाँ अतुल की नानी से बोलती कि बच्चा गायब हो गया? बोलती हाँ, पता नहीं हमारे गांव से हर अमावस की रात को एक बच्चा गायब हो रहा है, पता नहीं कौन घुसा है इस गांव के अंदर। उनको देखकर अतुल ने आंख बंद की तो उसे वापस से वही रात का सीन दिखा जिसमें उन बच्चे को उन्होंने काटा था। वो और तेज अपनी नानी को पकड़ लेता है और बोलता है कि नानी मुझे घर ले चलो। उसकी नानी बोलती, बेटा तू परेशान मत हो, कोई बात नहीं। उनको ऐसा लग रहा था कि अतुल को डर लग रहा है वो जो बच्चे वाली गायब बात आई उससे, तो उन्होंने उसको थोड़ा शांत किया और फिर ये लोग घर के अंदर जाकर बैठे। एक्चुअली वो उसी दिन अपने घर के लिए निकल जाते लेकिन शाम हो चुकी थी तो उन लोगों ने डिसाइड किया और उनकी जो
मामी की जो मम्मी थी उन्होंने कहा कि भाई आप लोग आए हो, उनके जवाई जी आए थे, बोले आज तो रुक के जाओ। तो उन्होंने प्लान बनाया कि आज वो रुकेंगे और कल यहाँ से वो जाएंगे। तो रात को खाना वाना खा के अतुल की रियल नानी जो थी वो अतुल के साथ ही लेटी हुई थी। तब उन्होंने अतुल से पूछा कि बेटा क्या हो गया तुझे एकदम से। उस टाइम और कोई नहीं था कमरे के अंदर। उसने अपनी नानी को सारी बात बताई कि कैसे कल उसने अपनी मामी और उसकी मम्मी दोनों को इस हालत में देखा और किस तरह से उन्होंने उस बच्चे की बलि दी थी। अतुल की बात सुनकर उसकी नानी का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल न्यूट्रल था, जैसे उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्होंने सब पहले से ही पता था। उन्होंने अतुल से कहा तू पागल है, तूने कोई सपना देखा होगा, तेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे कोई नॉर्मल पूजा वगैरह कर रहे होंगे, तेरा दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है या फिर तू चीजों को वैसे ही सोच रहा है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो अतुल को सुला देती है और उसको सुलाने के बाद उसकी नानी रात में उठती है। वो देखती है तो घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। दबे पांव वो पूरे घर के अंदर चेक करना शुरू करती है। एक्चुअली अतुल छोटा बच्चा था, उसने जो भी कहा वो उन्होंने समझ तो लिया था, लेकिन अतुल के सामने रिएक्ट नहीं किया। पूरा घर उन्होंने देखा। उसके बाद वो निकलकर पीछे वाले हिस्से में गई जहां पर घर पे वो कुआं था और जहां पर अतुल ने उन दोनों को देखा था। अतुल की जो रियल नानी थी उनको थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र का ज्ञान था और कहीं पर अगर थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी होती थी तो वो उसको सेंस कर लेती थी। और जैसे वो उधर पीछे पहुंची वहां का एनवायरनमेंट उनको थोड़ा अलग सा लग रहा था। पीछे इधर उधर चेक करने के बाद वो कुआं उन्हें दिखता है और कुएं के पास अगर कुएं में झांक रही होती है तो ऐसा लगता है कि कुएं में से कुछ आवाज आ रही है, कुएं में से कोई चीज निकल कर बाहर आ रही हो। वो देख ही रही थी कि तभी उनके पीछे कंधे पर एक हाथ आता है। वो हाथ को देखते पीछे घूमती है तो देखती कि कोई और नहीं, उनकी बहू सुशीला ही थी। सुशीला उनसे पूछती कि आप यहाँ पर क्या कर रही? तो उन्होंने बताया कि उन्हें प्यास लगी थी तो वो पानी पीने यहाँ पर आई थी। तो उन्होंने बोला कि पानी तो मैंने अंदर रखा हुआ है, माँ जी रात के टाइम पर आप यहाँ पर मत आया कीजिए, कोई भी कीड़ा काटा काट लेगा, जहरीले कीड़े हैं यहाँ पर, पता भी नहीं चलेगा, चलिए मैं आपको पानी देती हूँ। और इतना बोलकर वो उन्हें अंदर लेकर जाने लगती है। उसके साथ साथ वो अंदर जाती हैं, लेकिन वो पीछे घूमकर देखती हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि कुएं के ओट में जैसे कोई छुपकर बैठा हुआ है और उसका सिर्फ चेहरा दिख रहा है और वहां से दो लाल आंखें उनको चमकती हुई दिखाई दी। जाते जाते पूरे टाइम वो पीछे देख रही थी और वो लाल आंखें उन्हें साफ साफ दिख रही थी। अंदर जाकर वो पानी पीती हैं और चुपचाप जाकर अपने पलंग पर अतुल के साथ लेट जाती हैं। सुबह वो उठते हैं और जब उनके जाने का समय होता है तो जो अतुल की रियल नानी बोलती है कि एक काम करते हैं, अब बार बार तो आना होता नहीं है, तो क्यों ना हम भी एक दो दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, उसके बाद ही चलेंगे। तो इधर जो सुशीला थी उसकी मदर थी उषा, वो बोलती कि हाँ हाँ आप तो वैसे भी कभी कभी आते हो और 2-3 दिन के बाद तो आप एक काम करना ना, सुशीला को साथ में लेके चले जाना, आप लोग भी रुक जाओ और बहुत टाइम हो गया आप लोगों को साथ टाइम गुजारे हुए। तो उन्हें ऐसी बातचीत होती है तो अतुल बोलता है कि ठीक है आप लोग रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ, तो जब आप लोगों का आने का मन हो मुझे बता देना, मैं वापस आप लोगों को लेने आ जाऊँ। अब जो अतुल की रियल नानी थी वो किसी चीज को सेंस करके वहां पर रुकी थी। दिन में जब सब लोगों ने खाना खा पी लिया, मतलब थोड़ा शाम का टाइम हो गया 4-5 बजे का, तो वो घूमने के बहाने से टहलते टहलते पीछे पहुंचती है और पीछे पहुंचकर चीजों को वापस से एनालाइज करना शुरू करती है। वो ये ऑब्जर्व करती है कि घर के फ्रंट साइड और घर के बैक साइड के एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस था। जहां घर के बाहर बहुत चहल पहल थी, घर के पीछे का हिस्सा बिल्कुल शांतमय, एक अलग सी शांति थी और एक अलग सी ही नेगेटिविटी वहां पर फैली हुई थी, जैसे किसी ने एक क्लोज्ड लूप बना दिया हो जिससे बाहर की कोई भी आवाज अंदर नहीं आ सकती है। वहां उन्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे बहुत सारी आत्माएं वहां पर कैद हैं और वो बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है। वो सब सोच ही रही थी, तभी वहां पर जो उषा नानी थी उनकी बहू, मतलब सुशीला के ब्रदर की वाइफ वहां पर आती है और आके बोलती है, अरे माँ जी आप यहाँ पर क्या कर रही है, सब लोग तो बाहर हैं। तो बोलती है कुछ नहीं, थोड़ा मेरा शांति में बैठने का मन कर रहा था इसलिए मैं इधर आ गई। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इस जगह पर कुछ अजीब सा नहीं लगता है? ये सवाल सुनते ही उनकी जो बहू थी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो उसे आगे पीछे देखती है और बोलती है, माँ जी डर तो बहुत लगता है मेरी सास और आपकी बहू सुशीला का व्यवहार देखकर, लेकिन क्या करूं, मैं जब भी कुछ पूछती हूँ वो दोनों मुझे चुप करा देती है। एक और बात बताऊं आपको, यहाँ कोई अगल बगल का भी नहीं आता है, मैं तो दिन भर बैठी बैठी ऊब जाती हूँ, पर क्या करूं, अब मेरे भाग में यही लिखा है, पति बाहर नौकरी कर रहा है, घर के अंदर जो सास है वो मुझसे ज़्यादा बात, उसके बारे में समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, और अड़ोस पड़ोस के लोग हमारे घर आना पसंद ही नहीं करते हैं, आप जल्दी वापस आ जाइएगा। इतना बोलकर वहाँ से निकल जाती है। उसकी बात सुनकर अतुल की नानी को भी ख्याल आता है कि हाँ यार,
आज मुझे यहाँ आए 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी अड़ोस पड़ोस की औरत या कोई भी आकर ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे घर में कौन आया। अगर हमारे यहाँ पे घर में ऐसे मेहमान आए तो अड़ोस पड़ोस वाले लोग मिलने तक आ जाते हैं और बैठकर बातचीत करते हैं। और वाकई में गाँव में ऐसा ही माहौल होता है, किसी एक के घर में मेहमान आए तो अड़ोस पड़ोस वाले पूछते हैं भाई कौन आया है क्या नहीं है, सारी बातचीत होती है। और जानकार होते तो बैठकर घंटों आपस में बात भी कर लेते हैं। वो अंदर जाती है और जाकर फिर उसकी जो उषा नानी थी उनसे बात करती, बोलती कि बहन जी मुझे आए यहाँ 2-3 दिन हो गए, पर अड़ोस पड़ोस से कोई आदमी अपने यहाँ आया नहीं आज तक भी। तो बोलती कि अरे वो अड़ोसी पड़ोसी हमारे घर नहीं आते हैं, और हम तो चाहते भी नहीं कोई हमारे घर पर आए। वो हमारी तरक्की से जलते हैं, और कहीं कोई आकर हमारे घर में कुछ उल्टा सीधा करा गया तो हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना कहकर अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा देती है। इसके बाद सब लोग रात में अपना खाना खा पी कर सो जाते हैं, और जो अतुल की नानी थी वो सिर्फ वहां सोने का नाटक कर रही थी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अतुल जो था वो अपने आलोक मामा के साथ चला गया था, तो उसकी नानी अकेली यहाँ पर रह रही थी। तो वो अपनी बहू के साथ उसके कमरे में सोती थी, और वो रात को सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। तभी उन्हें अपने कमरे के अंदर एक हलचल आहट सुनाई देती है। तो हल्का सा रजाई से मुंह निकाल कर देखती है तो उनकी बहू उठकर कमरे से बाहर जा रही थी। उसके निकलने के 2-3 मिनट के बाद वो भी दबे पांव उसके पीछे पीछे जाती है, और कमरे के गेट से बाहर निकलकर देखती है तो देखती है कि उनकी जो बहू थी वो घर का मेन गेट खोलकर खेतों की तरफ जा रही है। वो भी उठती है, दूसरे कमरे में जाती है, देखती है तो उसकी मदर भी वहाँ पर नहीं थी। वो चुपचाप अपनी बहू का पीछा करती है, उनसे एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके छुपते छुपाते खेतों के अंदर पहुँचती है, और जाकर देखती है कि उनकी जो बहू थी वो वहाँ पर एक औरत से खेतों में मिल रही है। थोड़ा और ध्यान से देखने पर उसे दिखाई देता है कि वो जो दूसरी औरत थी वो कोई और नहीं, वो उसकी मदर ही थी। अब उन दोनों के बीच में क्या बात चल रही है इसको दूर से सुन पाना बड़ा ही मुश्किल था, इसलिए हिम्मत करके दबे पांव वो उनके जितना पास पहुंच सकती थी उतना पास पहुंचने की कोशिश करती है, इतनी दूर कि वो उनकी बातें सुन सके। वो सुनती है कि उनकी बहू कह रही है कि माँ जी को शक हो गया है, लगता है यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसकी माँ बोलती है अभी कैसे जा सकती है, अभी बस एक प्रक्रिया और करनी है, उसके बाद फिर तो चले जाना। तो बोलती पागल हो गई हो तुम, माँ जी यहीं पर है, उनको शक हो रखा है, उनके सामने हम ये प्रक्रिया कैसे करेंगे। तो बोलती कि मेरे पास इस चीज़ का एक इलाज है। बोलती है क्या? कल हम एक काम करेंगे, तेरी सास के खाने के अंदर नींद की गोलियां मिला देंगे, वो सो जाएगी, और कल का ही मुहूर्त है, कल रात को हम लोग पूजा कर लेंगे। ये बोलकर वो दोनों कहीं और निकल जाती है खेत के अंदर, मतलब किसी और रास्ते की तरफ। उनकी बात सुनकर चुपचाप वापस से आती है और अपने कमरे के अंदर लेट जाती है, और वो इंतजार करती है कि कब ये दोनों वापस आएंगे। करीबन 1 घंटे के बाद दोनों वापस आती हैं। आकर उनकी बहू अपने पलंग पर लेट जाती है, और उसके सोने के करीबन आधे पौन घंटे के बाद ये वापस उठती है। उठकर वो अच्छे से चेक करती है कि उनकी बहू और उसकी माँ दोनों सोए हुए हैं, और ये कंफर्म करने के बाद वापस से निकलकर पीछे चली जाती है उस कुएं की तरफ। वहाँ जैसे वो पहुँचती है उन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी, और उन्हें कुएं में से किसी के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। वो कुएं के पास जाती है, तभी उनके कान में एक औरत की आवाज़ आती है, चली जा यहाँ से, चली जा। वो आवाज़ सुन के जैसे इधर घूमती है तभी उनका पैर किसी चीज़ पर टकरा कर फिसलता है, और फिसलने से अपने आप को बचाने के लिए वो एक टहनी को पकड़ लेती है। और जैसे ही वो संभलती है उन्हें फील होता है कि उन्होंने जिस चीज़ को पकड़ा हुआ है वो टहनी नहीं है। जो भी चीज़ वहाँ पर है उसके ने थोड़ा फील किया तो वहाँ पे ऐसे बाल जो होता है, सॉफ्ट थोड़ा हाथ जो होता है, उस तरह की सॉफ्टनेस उसके अंदर थी। बिल्कुल खूब अंधेरा था, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी घूमकर वो ये देख पाए कि उन्होंने क्या चीज़ पकड़ी हुई है। जिस मैंने आपको बताया उनको चीज़ों का थोड़ा बहुत ज्ञान था, उन्होंने समझ लिया था कि अगर वो थोड़ा बहुत भी घबराई तो ये चीज़ उनके ऊपर हावी हो सकती है। उन्होंने हाथ छोड़ा, चुपचाप घूमी, और सीधा वो अंदर चली गई। मन में माता रानी का नाम लेकर वो अंदर चली गई, और जाकर सीधा अपने बेड पर लेट गई। अब अगले दिन जैसा उन दोनों ने इनके लिए प्लानिंग की थी, इन्होंने भी इनकी बहू के साथ मिलकर सारी प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने उसको समझा दिया था कि सुन, रात को जब तेरी सास मुझे खाना देगी तो तू मौका देखकर उस खाने की थाली को पलट देना, मतलब मेरी खाने की थाली तू लेना और तेरी खाने की थाली मेरे को दे देना, लेकिन ध्यान रखना उन दोनों को पता ना चले। और ऐसा ही हुआ, उसकी सास ने अपनी बहू को बुलाकर खाना रखने को कहा उनको, तो वो गई। उसकी सास ने पहले ही उनकी खाने यानी उसकी सब्जी के अंदर नींद की दवाई मिला दी थी, लेकिन जैसा कि पहले उन्होंने प्लान किया था, उनकी बहू गई, फिर वो अपनी थाली भी लेकर गई, और उसकी नानी की थाली खुद लेकर उनको वो नई थाली उन्होंने दे दी। और इस तरह से इनकी जो बहू थी उसने वो सब्जी खाई जिसमें नींद की गोलियां थी। थोड़ी देर के बाद वो अपने कमरे में चली गई, और अतुल की नानी ने एक्टिंग की, अरे मेरा तो बहुत तेज सिर दुख रहा है, पता नहीं आज क्या हो गया, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं सोने जा रही हूँ।
उन्होंने जब ये कहा तो दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को देख के मुस्कुराए और उसके बाद अतुल की नानी जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद ही, मतलब जब सब सो गए, उसके थोड़ी देर बाद इनकी बहू उठती है और उठकर अपनी सासू माँ को चेक करती है कि वो सोई है फिर नहीं सोई है। कंफर्म करने के बाद कि वो सो चुकी है, वो अपने कमरे के अंदर कुछ कुछ चीज़ें ढूंढना शुरू करती है। वो अलमारी के अंदर से कुछ कुछ चीज़ें निकाल रही थी और यहाँ उनकी सास को सब कुछ पता था कि वो क्या कर रही है। थोड़ी देर के बाद कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। उसको जो भी कुछ चीज़ें चाहिए थी वो लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। करीबन 20-25 मिनट के बाद इनकी सास जो है वो उठती है और उठकर वो चुपचाप से वहीं उस किचन में पहुंचती जहाँ चूल्हा लगा हुआ था और जो किवाड़ लगा हुआ था। उस किवाड़ के पीछे से आग की रोशनी आ रही थी और वो उस किवाड़ में से झांक कर देखती है तो जो कुछ अतुल ने बताया था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर मंजर था। दोनों की दोनों माँ बेटी फिर से हवन के सामने बैठी हुई थी अर्धनग्न अवस्था में। उषा के पास में एक बकरा खड़ा हुआ था जिसको उन्होंने फूल माला पहनाई थी, माथे के ऊपर सिंदूर लगाया हुआ था। और सुशीला के बगल में वो राक्षस खड़ा हुआ था जिसका जिक्र अतुल ने किया था, जिसके सिर पर 2 बड़े बड़े सींग थे, आंखें लाल थी और वो उनके पास में ही खड़ा हुआ था। आज सिर्फ बच्चे की जगह पर एक बकरा बंधा हुआ था। अतुल की नानी ने सारी प्लानिंग पहले दिन में कर ली थी। उसने अपने बेटे आलोक को बुला लिया था, वो पड़ोस वाले घर में ही सो रहा था और गांव के लोगों को उन्होंने पहले बता दिया कि आज तुम्हारे गांव में ये जो बच्चे गायब होते हैं उसका राज मैं खोल दूंगी, लेकिन तुम सब लोगों को बिल्कुल शांत बैठना होगा और रात को जब मैं बुलाने हो तो तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। वो दबे पांव बाहर निकलती है, घर के बाहर जाती है। सबसे पहले अपने बेटे आलोक और उस परिवार के लोगों को जगाती है और वो सब मिलकर फिर बाकी गाँव वालों को जगाते हैं। सारे गांव वालों को बताने के बाद सभी गांव वाले मशाल लेकर सीधा इनके घर पे धावा बोलते हैं और घर में घुसकर सीधा वहीं पहुंचते हैं जहां पर ये सब चल रहा होता है। सारे गांव वालों को एक साथ देखकर वो जो जानवर था वो सीधा कुएं में कूद जाता है। गांव वाले इन दोनों माँ बेटी को उसी अवस्था में पकड़ लेते हैं और उसके बाद सभी गांव वालों को गुस्सा फूट पड़ता है कि ये वो 2 औरतें हैं जिनकी वजह से गांव के बच्चे गायब और ये उनकी बलियां देती है। पूरा गांव आग बबूला था। सब चाहते थे कि अभी के भी उनको आग लगा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया। इसकी नानी ने कहा कि कल पंचायत में इनका हिसाब करेंगे, सबसे पहले इस कुएं को बंद करो। गांव वाले उठा के पत्थर लेकर आए और पूरे कुएं को बंद किया। बंद करने के बाद उन्होंने पहले से एक महापुजारी को बुला रखा था जिन्होंने यंत्र तंत्र पूजा कर उस पूरे कुएं को बांध दिया। अगले दिन इनकी पंचायत बैठी और पंचायत के अंदर लोगों को सच्चाई पता लगी। वहां उन्हें पता लगा कि जो उषा थी वो कोई तंत्र साधना कर रही थी और शक्तियां अर्जित करने के लिए वो गांव के बच्चों की बलियां दिया करती थी और उसकी सहायता उसकी बेटी कर रही थी। वो एक राक्षस को जीवित करना चाह रहे थे, उसको वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे और उसी को भोग लगाते थे। और अगर अतुल नहीं जाता तो उस दिन उस बकरे की जगह पर अतुल ही होता। ये सब सुनकर पूरे गांव वालों को गुस्सा चरम पर था और वो उन दोनों को हाथों हाथ वही मारने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी पता नहीं उस उषा के पास क्या शक्ति थी, उसने कुछ ऐसा आंख बंद की, थोड़ी देर बड़बड़ाई और एकदम से पूरे गांव के अंदर धूल का एक बाउंडर आ गया। खुला क्लियर आसमान था, किसी को उम्मीद नहीं थी। एकदम से धूल की इतनी तेज आंधी आई कि सबकी आंखों के अंदर मिट्टी घुस गई। सब अपनी आंखों को बंद करके देखने लगे और तब 10 मिनट के बाद जब वो बाउंडर शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि वो माँ और बेटी दोनों वहां से गायब हो चुके थे। वो दोनों कहाँ गए, वो जिंदा है मर गए, आज तक किसी को नहीं पता। उसके बाद उन दोनों के बारे में गांव में किसी को भी पता नहीं चला और तब से लेकर अब तक वो घर आज भी खंडर पड़ा हुआ है। उस घर के अंदर कदम रखने की गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं है। उनके जाने के कई महीनों के बाद जो अतुल के मामा आलोक थे, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली और अतुल के लिए हो गया जिंदगी भर का एक ट्रॉमा जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। शुरुआती दिनों में तो अतुल जब भी आंख बंद करता सामने वही मंजर वापस चलने लगता और कई बार सपनों में उसे वो राक्षस भी दिखाई देता था। धीरे धीरे करके अतुल भी उस चीज से उबर गया, लेकिन आज भी कई बार रह रहकर उसको ये चीजें याद आती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जो कितनी सच है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ, जिन्होंने मुझसे शेयर किया है, कुछ तो उनके साथ हुआ होगा तभी वो चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों लोग इतने पागल हो जाते हैं शक्तियों के पीछे। ऐसी कौन सी शक्ति है जो किसी इंसान को इस हद तक गिरा देती है कि वो छोटे छोटे बच्चों तक को मार देते हैं। अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।